हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग DSS 200 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना यानी कि NDMP, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। तो आज हम लोग जो भी प्लान है, इसके जो भी योजना है उसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने तंत्र के बारे में पढ़ा था, एजेंसीज के बारे में पढ़ा था, ठीक है, सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है वो कौन मैनेज करता है, मैनेजमेंट का काम कौन करता है। तो जो भी एजेंसियाँ काम करती हैं उनके बारे में हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में डिस्कशन करा हुआ है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको आसानी से देख सकते हो। देखो, आपका जो पेपर है ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन तंत्र, तो आपका जो पेपर है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन तंत्र, तो तंत्र से क्वेश्चन आपका ज़रूर पूछा जाएगा। एजेंसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी एक एजेंसी के बारे में पूछ लिया, ठीक है, या तो NDMP के बारे में पूछ लेगा, नेशनल लेवल पे जो एजेंसी काम करती है उसके बारे में पूछ लेगा, या स्टेट लेवल पे जो एजेंसी काम करती है उसके बारे में पूछ लेगा। ठीक है, तो आप लोग इन सब चीज़ों से अवेयर रहोगे, आपको जानकारी रहेगी तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना, उस वीडियो को देख के ही जाना। और आज का जो हमारा टॉपिक है, यहाँ से भी मैंने बहुत सारे और भी टॉपिक को इसमें ऐड करा हुआ है इस टॉपिक के अंदर। तो जहाँ जहाँ से जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या बन सकते हैं, हम उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और आपको बीच बीच में मैं बताती हुई चलूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना क्या है। इसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और उन बच्चों को भी शेयर कर देना जिनको इसकी ज़रूरत है। फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए है, ये तो सबको पता है कि ये किसके लिए, फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए है। और इसका पेपर कोड क्या है, तो DSS 200। ठीक है, DSS क्या है, DSS 200 है, ये पेपर कोड है आपका। और पेपर का नाम क्या है, तो भारत में आपदा प्रबंधन तंत्र। ठीक है, भारत में आपदा प्रबंधन तंत्र यानी कि भारत में जो भी आपदाएं आती हैं उनको मैनेज किस तरह से किया जाता है, कौन कौन सी एजेंसियां इसमें वर्क करती हैं, और भी सारे टॉपिक्स हैं। फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, ये सेकंड वीडियो है, इसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और फर्स्ट वीडियो को भी देख लेंगे अगर नहीं देखे हैं तो। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सबसे पहले जानेंगे कि आपदा प्रबंधन क्या होता है। प्रबंधन सबको पता है, मैनेजमेंट यानी कि किसी भी चीज़ को इस तरीके से करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमको उस चीज़ में लाभ मिले, हानि बहुत कम हो। तो वही कह रहा है कि प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा के दौरान जीवन और संपत्ति के संरक्षण और पुनर्प्राप्ति में सहायता करने के लिए कानूनी तौर पर भी नीतियाँ बनाई जाती हैं, उसे आपदा प्रबंधन कहते हैं। जो कानूनी तौर पे प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए जो भी सरकारी तौर पे या कानूनी तौर पे या वैधानिक तौर पे जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं उनको ही आपदा प्रबंधन कहा जाता है। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, तो जो नीतियाँ सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती हैं, जो नीतियाँ बनाई जाती हैं ताकि हम आपदा से अवेयर रहें और उससे बचें, या कम से कम, देखो आपदाओं को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन हम उससे कम से कम मतलब नुकसान होने दे सकते हैं। जब प्रबंधन हमारा सही रहेगा तो कम से कम आपदा नुकसान करेगा। अगर मैनेजमेंट सही नहीं रहेगा तो आपदाएं आएंगी और भारी लेवल पे, या कह सकते हैं कि भारी मात्रा में जनधन की हानि करके जाएगी। तो जब प्रबंधन पहले से अवेयर रहता है, जो भी एजेंसियां प्रबंधन का काम करती है, मैनेजमेंट का काम करती है, वो अवेयर रहती हैं तो कम से कम हानि होती है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा के दौरान जीवन और संपत्ति के संरक्षण और पुनर्प्राप्ति में सहायता करने के लिए कानूनी तौर पर जो भी नीतियाँ बनाई अपनाई जाती हैं उसे आपदा प्रबंधन कहा जाता है। ठीक है, आपदा एक ऐसी स्थिति है जो या तो स्वाभाविक रूप से या मानव निर्मित गतिविधियों के कारण होती है। ठीक है, स्वाभाविक रूप से यानी कि वो कोई निश्चित नहीं होता कि ये होगा। ठीक है, जैसे भूकंप है, ये क्या है, स्वाभाविक है, इसको मानव ने तो बना नहीं है,
ये जनरली जनरेट हो जाता है, ये आ जाता है, तो ये स्वाभाविक है। भूकंप स्वाभाविक है, जो भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो स्वाभाविक होती हैं, वो आप जनरेट नहीं करते हैं। लेकिन जो मानव निर्मित आपदाएं होती हैं वो मानव खुद जनरेट करता है। जैसे मान लो कहीं पे परमाणु विस्फोट, तो ये किसने किया? मानव ने किया। ऐसा तो है नहीं कि प्रकृति ने परमाणु विस्फोट किया हुआ है, तो वो क्या है? वो मानव निर्मित है। और स्वाभाविक आपदाएं हैं, जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ऐसी स्थिति है, क्या आपदा एक ऐसी स्थिति है जो या तो स्वाभाविक रूप से या मानव निर्मित गतिविधियों के कारण होती है, ठीक है, जो मानव और पशु जीवन के लिए एक बड़ा व्यवधान है। क्या है? तो आपदा क्या है? मानव और मानव के लिए, पशुओं के लिए, जो भी जीवन है, जो लिविंग थिंग्स हैं, उन लोगों के लिए बड़े लेवल पे व्यवधान पैदा करती है। इन आपदाओं को कह रहा है कि इन आपदाओं की घटना को रोकना आपदा प्रबंधन कहलाता है। देखो, घटनाएं रोकी जा सकती हैं, जो भी नुकसान होता है उसको रोका जा सकता है। कैसे? प्रबंधन से। तो लेकिन आपदाओं को नहीं रोका जा सकता है। हम आपदाओं से कम प्रबंधन के द्वारा, जो भी एजेंसियां हैं, प्रबंधन के द्वारा उनसे कम से कम हानि, जैसे पहले से ही मैनेजमेंट का काम हुआ रहता है तो कम से कम हानि होती है। और अगर किसी भी आपदा के बारे में अगर मैनेजमेंट सही नहीं है तो वो भारी मात्रा में नुकसान करके जाती है, ठीक है। आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, मैंने पहले भी बताया। आपदाओं को कोई भी एजेंसी या कोई भी संस्था रोक नहीं सकती, लेकिन हाँ, मैनेजमेंट के द्वारा हम कम से कम वो हानि करके जाएगी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इन आपदाओं की घटना को रोकना आपदा प्रबंधन कहलाता है। आपदाओं को रोकना नहीं, आपदाओं की घटना को रोकना, कम से कम हानि करे, कम से कम, ठीक है, जनधन की हानि करे, तो वही आपदा प्रबंधन कहलाता है। ये आपदाएं बाढ़, भूकंप, सुनामी या जैविक या रासायनिक हथियार हो सकती हैं, जो कुछ कुख्यात मानव तत्वों द्वारा समाज में तबाही मचाते हैं, ठीक है। देखो, अभी क्या, अभी एक साइक्लोन आया है, अभी आया है, हाल ही में एक साइक्लोन आया है। देखो, नाम ध्यान में नहीं आ रहा, बीच में नाम याद आएगा तो मैं बताऊंगी। अभी साइक्लोन आया है जिसका असर गुजरात, दिल्ली, आपके यूपी पे भी पड़ा है, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये स्वाभाविक आपदाएं हैं जो सतह आती रहती हैं और मानव की गतिविधियों से ये परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। तो अब है आज अगला हेडिंग है हमारा आपदा प्रबंधन की परिभाषा। आपदा प्रबंधन को हमने समझा कि आपदा प्रबंधन क्या है। अब यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप खुद भी परिभाषा जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो आपदा प्रबंधन की परिभाषा, ये जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है 2005 के अनुसार दिया गया है परिभाषा। आपदा प्रबंधन, ठीक है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार दिया गया है, जो कहता है आपदा प्रबंधन को उन उपायों की योजना बनाने, समन्वय करने, व्यवस्थित करने और लागू करने की एक एकीकृत प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक है। कह रहा है कि आपदा प्रबंधन को उन उपायों की योजना बनाने, समन्वय करने, व्यवस्थित करने और लागू करने की एक एकीकृत प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक है। ये डेफिनेशन किसका है? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार ये डेफिनेशन दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें वो कौन कौन से उपाय हैं? तो पुनर्वास और पुनर्निर्माण, किसी भी खतरनाक आपदा के लिए त्वरित प्रतिक्रिया, यानी कि तुरंत प्रतिक्रिया, किसी भी आपदा या उसके परिणामों का शमन, किसी भी आपदा से निपटने की तैयारी, बचे लोगों की निकासी, बचाव और राहत, क्षमता निर्माण, किसी भी आपदा के बाद के प्रभाव की गंभीरता का आकलन करना, ठीक है। ये आपका जो डेफिनेशन है आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुसार कह रहा है कि आपदा प्रबंधन को उन उपायों की योजना बनाने, समन्वय करने, व्यवस्थित करने और लागू करने की एक एकीकृत प्रक्रिया है के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक है। तो वो उपाय कौन कौन से हैं? वो योजना के उपाय कौन कौन से हैं? तो वो उपाय आपके हैं
पुनर्वास और पुनर्निर्माण, किसी भी खतरनाक आपदा के लिए त्वरित प्रतिक्रिया। उसके बाद है अगला पॉइंट, किसी भी आपदा या उसके परिणामों का शमन। अगला पॉइंट है किसी भी आपदा से निपटने की तैयारी, बचे लोगों की निकासी, बचाव और राहत। ठीक है, ये एनडीआरएफ की टीम करती है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ नेशनल लेवल पे वर्क करता है और एसडीआरएफ स्टेट लेवल पे वर्क करता है। इसी तरह ये विभाग बटे हुए हैं। ठीक है, जिला लेवल पे वर्क होता है आपका। ठीक है, उसके बाद है क्षमता निर्माण, किसी भी आपदा के प्रभाव की गंभीरता का आकलन करना। ये उपाय है और इन्हीं को व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, आपदा प्रबंधन कहलाता है। अब कह रहा है कि आपदा प्रबंधन के प्रकार, ये कितने प्रकार से होते हैं, तो ये 2 तरह से होते हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। आपदाएं 2 तरह की होती हैं, तो ये तो तय है कि इसके प्रबंधन के प्रकार भी 2 तरह के होंगे। तो वही कह रहा है कि आपदाओं को उनकी उत्पत्ति के आधार पर मोटे तौर पे 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है या किया जा सकता है या निम्नलिखित हैं। कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद पहला क्या है, प्राकृतिक, और दूसरा क्या है, मानव निर्मित आपदाएं। तो प्राकृतिक आपदा में मैंने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करा हुआ है, उसमें समझाया हुआ है, अच्छे से हम लोग पढ़े हुए हैं। अब इसमें भी जान लेते हैं कि प्राकृतिक आपदा क्या होता है। तो प्राकृतिक आपदाएं वे हैं जो प्राकृतिक रूप से जलवायु या संबंधित निकाय में अंतर के कारण उत्पन्न होती है। प्राकृतिक आपदा क्या है, तो प्राकृतिक आपदाएं वे हैं जो प्राकृतिक रूप से जलवायु या संबंधित निकाय में अंतर के कारण उत्पन्न होती है। प्राकृतिक आपदा के कारण प्रकृति में स्थिर या तीव्र गड़बड़ी का परिणाम हो सकता है। प्राकृतिक आपदा क्या है, तो प्रकृति में स्थिर या तीव्र गड़बड़ी का परिणाम हो सकता है जिसका आजीविका पर प्रभाव पड़ता है। ये आपदाएं जीवन और संपत्ति दोनों के लिए हानिकारक होती हैं। भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, महामारी और वन्य जीवों में आग प्राकृतिक आपदाओं के कुछ सामान्य उदाहरण हैं। ठीक है, देखो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, किसी एक प्राकृतिक आपदा के बारे में संक्षेप में वर्णन करें। यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। प्रबंधन देखो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, एजेंसी तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन 100% पूछेगा। तो प्रबंधन को अच्छे से पढ़ के जाना, एजेंसीज़ के बारे में पढ़ के जाना। फर्स्ट वीडियो में मैंने एजेंसीज़ के बारे में पढ़ाया है। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं उसी को आपको बताऊँगी। ठीक है, जो भी मुझे लगेगा नहीं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं उस टॉपिक को ऐड ही नहीं करूँगी। तो जो भी मुझे, और आपको भी जो पता है, जो टॉपिक्स आपको पता है उनको कमेंट करके बताना, मैं उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा जान गए। प्राकृतिक आपदा ये सबको पता है कि जो भूकंप है, सुनामी है, भूस्खलन है, महामारी है, ये जो भी हैं ये प्राकृतिक आपदाएं हैं और ये भारी लेवल पे जनधन की हानि करती हैं। जैसे अभी कोरोना आया था तो वो भी क्या है, एक तरह से प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब इसमें प्राकृतिक आपदा में मैंने अर्थक्वेक, जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फेमस है। ये हर साल कोई भी ऐसा ईयर नहीं होगा जो ये स्किप होता हो। अभी इसमें आया था। ठीक है, गुजरात में इसके झटके महसूस किए गए थे। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हो सकता है कि भूकंप के बारे में पूछते। ठीक है, यहाँ पे दिया है भूकंप, यहाँ पे होना चाहिए भूकंप। क्या होना चाहिए, भूकंप होना चाहिए। अर्थक्वेक यहाँ से इससे समझ लेना आप लोग, अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। अब जान लेते हैं भूकंप किसे कहते हैं। ठीक है, साधारण शब्दों में भूकंप का अर्थ पृथ्वी की कंपन से होता है, ये सबको पता है। साधारण तौर पे देखो, किसी भी मैं ये नहीं कह रही कि ये फिक्स है, मतलब किसी भी प्राकृतिक आपदा के बारे में पूछा जा सकता है। वो भूकंप भी हो सकता है, भूस्खलन भी हो सकता है, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग छोटे से ही 6 क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, आप लोग आसानी से इसको कर लोगे। मुझे भूकंप थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट लगा तो मैं इसको ऐड कर दी हूँ। इसमें जो भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, जो आपको पता है, मैंने उसको ऐड नहीं करा हुआ है।
तो कह रहे हैं कि साधारण शब्दों में भूकंप का अर्थ पृथ्वी की कंपन से होता है। किससे होता है? कंपन से होता है। यह एक प्राकृतिक घटना है। यह क्या है? तो एक प्राकृतिक घटना है जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी को कंपित करती हैं। क्या करती हैं? तो पृथ्वी से, जैसे मान लो कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारे खनिज हैं जो क्या करते हैं, तो गर्मी ताप के द्वारा पिघल के एक तरह से गैस बनाते हैं जो क्या बहुत तेज़ी से बाहर निकलना चाहती है। जैसे कभी कभी नहीं, जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है तब भूकंप आता है, तो क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से पृथ्वी पे धक्का देते हैं। तो धक्के की वजह से बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से आपके भूकंप आते हैं। या कोई बिल्डिंग गिर गई तो भी भूकंप आ जाता है, बहुत बड़ी कोई बिल्डिंग गिर गई तो, या पहाड़ ऐसे, या धरती धंस गई, ऐसे भूस्खलन जब हो गया तो भी भूकंप के झटके देखे जाते हैं। बहुत सारे कारण हैं, तो कारण आप लोगों को पता है, आप लोग उसको पढ़ लेना, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा जब बाहर निकलने के लिए बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वहीं तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पृथ्वी कंपित होती है। जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं। क्या होती हैं? तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में क्या होती हैं, फैलकर पृथ्वी को कंपित करती हैं, ठीक है। जिससे क्या कहा जाता है, भूकंप कहा जाता है। तो वही कह रहा है कि भूकंप से उत्पन्न तरंगों को भूकंपीय तरंगें कहा जाता है, जो पृथ्वी की सतह पर गति करती हैं, तथा इन्हें सिस्मोग्राफ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका यहाँ से पूछा जा सकता है। किसमें? बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पूछा जा सकता है कि भूकंप मापी यंत्र है, निम्नलिखित में से भूकंप मापी यंत्र है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वही कह रहा है कि जो पृथ्वी की सतह पर गति करती है तथा इससे भूकंप की जो तरंगें होती हैं उन्हें सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, ठीक है। किससे मापा जाता है भूकंप की गति को या तरंगों को? तो सिस्मोग्राफ से। पृथ्वी की सतह के नीचे का स्थान जहाँ भूकंप का केंद्र है, देखो ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप लोग टॉपिक्स नहीं कहेंगे, वर्ड्स कहेंगे, टर्मोलॉजी कहेंगे, जिसको आप लोग याद रखोगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कह रहा है कि पृथ्वी की सतह के नीचे का स्थान जहाँ भूकंप का केंद्र स्थित होता है उससे क्या कहते हैं, हाइपोसेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोसेंटर कहते हैं। पृथ्वी के नीचे का स्थान जहाँ से भूकंप का केंद्र स्थित होता है, यानी कि जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है, जो केंद्र स्थान होता है वो उसे हाइपोसेंटर कहा जाता है। और पृथ्वी की सतह के ऊपर स्थित वह स्थान जहाँ भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुँचती हैं उसे अधिक केंद्र या एपिसेंटर कहा जाता है। जहाँ सबसे पहले तरंगें पहुँचती हैं उसे क्या कहा जाता है, एपिसेंटर कहा जाता है। और जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है उसे हाइपोसेंटर कहा जाता है। तो ये सब यहाँ से आपके बहुविकल्पीय में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर आप एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन वाले में ये सब चीज़ें ऐड करोगे तो इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब है अगला हेडिंग, भूकंपीय तरंगे, सिस्मैटिक वेव्स। कह रहा है सिस्मैटिक वेव। तो भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं? तो सामान्यतः भूकंपीय तरंगों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, भूगर्भीय तरंगे और धरातलीय तरंगे। तो भूगर्भ में जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वो दो तरह की होती हैं, पी तरंगे और यस तरंगे। पी तरंगों का मतलब होता है प्राइमरी और यस तरंगों का मतलब होता है सेकेंडरी। और धरातलीय तरंगे जो होती हैं उनको एल तरंगे बोलते हैं। एल का मतलब होता है लव वेव्स, ठीक है, लव वेव्स इनको कहते हैं। अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे तो मैं इस टॉपिक्स को अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करूँगी कि प्राइमरी जो वेव होती हैं उसे वो क्या होता है और सेकेंडरी वेव क्या होता है और लव वेव क्या होता है। आगे है भूकंप का प्रबंधन। अब ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपका पूछा जा सकता है कि भूकंप का प्रबंधन किस तरह से किया जाए, या भूकंप के प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, या आप भूकंप का प्रबंधन कैसे करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके जो क्वेश्चन वाले पेपर में, यानी कि पार्ट 1 जो पेपर है उसमें पूछा जा सकता है यहाँ से। तो भूकंप की सटीक भविष्यवाणी करना तथा भूकंप को रोकना असंभव है। ये मैंने पहले भी बताया कि भूकंप को या किसी भी आपदा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो मैनेजमेंट के द्वारा।
तो वही कह रहा है कि भूकंप की सटीक भविष्यवाणी करना तथा भूकंप को रोकना असंभव है, परंतु भूकंप का प्रबंधन करके इससे होने वाली क्षति को अवश्य कम किया जा सकता है। भारत में भूकंप प्रबंधन के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं या किए गए हैं। भारत मौसम विभाग द्वारा भूकंप की क्रियाविधि पर निगरानी रखी जाती है। देखो आज का जो दौर है वो हमें पता चल जाता है, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिससे पता चल जाता है कि कल बारिश होगी, कि परसों बारिश होगी, आज का मौसम कैसा रहेगा। पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। तो ये किसके द्वारा संभव हुआ है? ये मैनेजमेंट के द्वारा संभव हुआ है, ठीक है। ये कानून के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा ये सारी चीज़ें संभव हुई है कि हम घर बैठे बैठे पता हमको लग जाता है कि कल का मौसम कैसा रहेगा या आज शाम को का मौसम कैसा रहेगा। ये सारी अवेयरनेस हमको आसानी से मिल जाती है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि भूकंप की सटीक भविष्यवाणी करना तथा भूकंप को रोकना असंभव है, परंतु भूकंप का प्रबंधन करके इससे होने वाली जो भी हानियां हैं, जो भी क्षति है, उसको अवश्य कम किया जा सकता है। भारत में भूकंप प्रबंधन के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। तो पहला उपाय क्या है? तो भारत मौसम विभाग द्वारा भूकंप की क्रियाविधि पर निगरानी रखी जाती है, ठीक है। जो भी उसकी क्रियाविधि है या कब आने वाला है या कब ऐसे जब भी उसके लक्षण दिखते हैं तो क्या वो चीज़ों को अवेयर कर देता है, मैनेज कर देता है कि उससे कम नुकसान हो। भारत में भूकंप क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट है भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भूकंप रोधी भवन निर्माण मानकों का निर्धारण किया गया है, जिससे कम से कम भवन गिरे या भवनों का कम से कम क्या हो तो नुकसान हो। भूकंप अभियांत्रिकी कह रहा है कि अर्थक्वेक इंजीनियरिंग की शिक्षा की व्यवस्था की गई है ताकि वो इस तरह से चीज़ों को मैनेज करें, इस तरह से घर को बनाएं या इस तरह से संस्थाओं को बनाएं ताकि उस पर भूकंप का कोई प्रभाव न पड़े। जन जागरूकता के प्रसार के लिए शैक्षणिक अभियान तथा जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? तो जन जागरूकता के द्वारा, ताकि लोग इससे क्या हो तो अवेयर, ठीक है। उसके बाद है भूकंपीय गतिविधियों और भूकंपीय तरंगों के अध्ययन एवं विश्लेषण की दिशा में अनुसंधान किया जा रहा है, ठीक है। भूकंपीय गतिविधियों और भूकंपीय तरंगों के अध्ययन एवं विश्लेषण की दिशा में अनुसंधान भी किया जा रहा है, ठीक है, ताकि कम से कम ये भूकंप क्या करें, जनधन की हानि कर पाएँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद है हमारा अगला मानव निर्मित आपदा। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो प्राकृतिक आपदा के बारे में। और मानव निर्मित आपदा, तो जैसा कि नाम से ही आपको लोगों को पता चल रहा होगा कि मानव निर्मित आपदा किसे कहते हैं। तो जो मानव के द्वारा आपदाएं खड़ी होती हैं समाज में, जो कुख्यात तत्वों द्वारा, जैसे मान लो कि बम, विस्फोटक दवाइयाँ हैं, विस्फोटक, ठीक है, ऐसे गैसें हैं जो मानव बनाता है, ठीक है। कह रहा है कि मानव निर्मित, यहाँ से हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मानव निर्मित आपदाएं समाज में कुख्यात तत्वों द्वारा बनाई गई गड़बड़ी के कारण होती हैं या वे मनुष्यों की जीवन शैली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हो सकती हैं, ठीक है। ये वनों की कटाई किसके लिए हो रही है? मानव के लिए ही हो रही है। उनकी मानव अपने लिए ही कर रहा है, ऐसा तो है नहीं कि मानव जानवरों के लिए करता हो। तो ये इससे क्या होता है? वनों की कटाई से आप लोग देख ही रहे हैं कि दिन प्रतिदिन तापमान भी बढ़ रहा है, तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। हर साल बढ़ रहा है। इस साल भी आप लोग देख ही रहे हैं कि तापमान का लेवल कितना हाई रह रहा है। और मनुष्य जो है, मानव जो है, वो बहुत सह पाएगा, बहुत सहन करेगा। तो 45-50 तो मतलब ये 45-50 डिग्री सेल्सियस तापमान सहना बहुत मुश्किल है, मानव के ये अंडर में नहीं आता, ठीक है। और आजकल का तापमान 42-43 ऐसे 40 ऐसे करके रह रहा है। तो ये धीरे धीरे ये वनों की कटाई से बहुत भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है। तो वही कह रहा है कि जो मनुष्य है वो जीवन शैली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हो सकती है। तो ये सब मनुष्य की जीवन जो शैली है उसी के हिसाब से, ठीक है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को ढालना चाहते हैं। तो यही क्या है, प्रकृति में गड़बड़ियाँ हैं।
और इन्हीं की वजह से ये आपके क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। क्लाइमेट चेंज के बारे में भी पढ़ के जाना है, अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, नहीं तो मैं इसको भी बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो यही कह रहा है कि मनुष्यों की जीवन शैलियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण का क्षरण होता है। बम विस्फोट, जैविक हथियार, वनों की कटाई, प्रदूषण, दुर्घटनाएं आदि क्या है, मानव जीवन के लिए कुछ मानव निर्मित आपदाएं हैं। मानव जीवन के लिए हैं और मानव खुद इसको क्या करता है, निर्मित करता है। ये आपदाओं को खुद ही जनरेट करता है। भारत में आपदा प्रबंधन की आवश्यकता, भारत में आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, तो हमें भारत में आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, इसके कई कारण हैं जो यहाँ प्रदान किए गए हैं। आप लोग पॉइंट के तौर पे देख सकते हो। ये सब क्या हैं, तो भारत में आपदा प्रबंधन के कारण दिए गए हैं। कह रहा है कि जीवन और संपत्ति के नुकसान को रोकने के लिए क्या है, आपदा प्रबंधन जरूरी है। लोगों को किसी भी अनहोनी से बचाने के लिए आपदा प्रबंधन जरूरी है, आवश्यक है। लोगों को उनकी जान बचाने और आपदाओं के दौरान जिम्मेदारी से कार्य करने के लिए आवश्यक परामर्श प्रदान करना, ये किसके द्वारा होता है, तो आपदा प्रबंधन के द्वारा होता है। लोगों के बीच आघात के प्रभाव को कम करना, ये आपदा प्रबंधन इसलिए भी क्या है, आवश्यक है। अब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपदा प्रबंधन चक्र। आपदा प्रबंधन चक्र तो वही कह रहा है कि आपदा प्रबंधन कह रहा है भारत आपदा प्रबंधन ने आपदाओं से निपटने के लिए एक चरण मॉडल विकसित किया है, ठीक है। ये कुछ स्टेपों में होके ऐसे 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 होके गुजरता है, इसी को क्या कहते हैं, प्रबंधन चक्र कहते हैं। तो ये कह रहा है कि भारत आपदा प्रबंधन ने जो भी भारत में जो भी एजेंसियां हैं, उन्होंने इस चक्र को विकसित किया है। कहाँ की एजेंसी है, तो भारत की है। ऐसा नहीं है कि हमारे भारत में ही ये सिर्फ एजेंसियां वर्क करती हैं, आपके और भी देश हैं जहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि भूकंप या कोई भी आपदा आपके सिर्फ इंडिया में ही आता है, ऐसा नहीं है। हर देश में एजेंसियां बनी हुई हैं, हर देश में आपके प्राकृतिक आपदाएं, मानव निर्मित आपदाएं आती रहती हैं, और हर कोई देश अपने लेवल पे अपने हिसाब से मैनेजमेंट का काम करता है। तो ये कह रहे हैं कि भारत आपदा प्रबंधन ने आपदाओं से निपटने के लिए एक चरण मॉडल विकसित किया है और आपात स्थिति के संदर्भ में उपयुक्त प्रबंधन के साथ आया है। इसे आपदा प्रबंधन के जीवन चक्र के रूप में भी जाना जाता है। आपदा प्रबंधन के 4 चरण हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है न्यूनीकरण, जिसे समन भी कहा जाता है, न्यूनीकरण, ठीक है। उसके बाद है तैयारी, उसके बाद है प्रतिक्रिया, और उसके बाद है रिकवरी। न्यूनीकरण का मतलब होता है कि जो भी नुकसान हो इस तरह से व्यवस्था करें, इस तरह से तैयारी करें, पहले से ही अवेयरनेस, एक तरह से कह सकते हैं कि ये अवेयरनेस है, जानकारी है हमको, पहले से ही हम क्या हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं किसी भी आपदा के प्रति, और हम चीज़ों को व्यवस्थित कर लेते हैं कि कम से कम नुकसान हो। तो क्या है, न्यूनीकरण है। उसके बाद है तैयारी, उसके बाद है प्रतिक्रिया, और उसके बाद है रिकवरी, ठीक है। रिकवरी कब होती है, जब भूकंप के या किसी भी आपदा के बाद जो भी चीज़ों को रिकवर किया जाता है, उसमें से चीज़ों को जैसे मान लो कि भूस्खलन कहीं पे हो गया, तो जो भी बाद का काम होता है उसको रिकवरी में आप ले सकते हो, ठीक। उसके बाद है भारत में आपदा प्रबंधन तंत्र के बारे में। भारत में आपदा प्रबंधन, तो इसमें कुछ एजेंसियां काम करती हैं, और ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में ही प्रबंधन का कार्य पूछा गया है। आपका जो पेपर है वो पेपर का नाम क्या है, तो पेपर कोड है DSS 200, और पेपर का नाम है भारत में आपदा प्रबंधन तंत्र। तो भारत में आपदा प्रबंधन, इस चीज़ को याद रखना, और तंत्र को, सिस्टम्स यानी कि एजेंसीज जो वर्क करती हैं, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो वही कह रहा है कि भारत में आपदा प्रबंधन। अब भारत में किस तरह से आपदाओं को प्रतिबंधित किया जाता है, वो तो आपदाओं के दौरान लोगों को सर्वोत्तम संभव तरीके से कार्य करने में मदद करने के लिए भारत में आपदा प्रबंधन के लिए कई एजेंसियां काम करती है। जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सरकार द्वारा पारित किया गया क्या है? ये एक अधिनियम है जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन क्या है? ये अधिनियम है जो भारत सरकार द्वारा क्या किया गया था? तो पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो 2005 में। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 कहा गया है, क्योंकि ये 2005 में पारित किया गया था। कह रहा है कि राज्यसभा ने 28 नवंबर 2005 को, यहाँ से क्वेश्चन आपके जो टिपिकल क्वेश्चन है, जो बहुविकल्प क्वेश्चन है, वहाँ बन सकते हैं। तो कह रहा है कि राज्यसभा ने 28 नवंबर 2005 को इस अधिनियम को पारित किया था और लोकसभा ने 12 दिसंबर 2005 को पारित किया था। राज्यसभा ने कब किया था? तो 28 नवंबर को, और दिसंबर में, यानी कि कह सकते हो कि 14-15 दिन के बाद लोकसभा ने 12 दिसंबर 2005 को क्या किया था? तो इसको पारित किया था, और 23 दिसंबर 2005 को भारतीय राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दी गई थी। ठीक, इसका उद्देश्य किसी भी आपदा से प्रभावित बचे लोगों को राहत प्रदान करना और पहले कुशल प्रबंधन की स्थिति सुनिश्चित करना, और किसी आपदा के घटित होने के बाद आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसे देखने के लिए कई शासी निकायों का गठन किया गया था। ये बॉडीज कौन कौन सी हैं? तो एनडीएम में है, ठीक है, एनडीएम में है, एसडीएम में है, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। ये सारी एजेंसी क्या करती हैं? तो आपदा का प्रबंधन करती हैं, आपदाओं से लड़ने के लिए मैनेजमेंट का काम करती हैं। तो ये कह रहा है कि एनडीएम में, देखो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, आप लोग उसको देख लेना, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। एनडीएम में यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, एनडीएमए का फुल फॉर्म। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसको लिख लेना आप लोग, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यह आपदाओं के गंभीर प्रभाव से निपटने के लिए नीतियाँ और दिशा निर्देश तैयार करता है। देखो, अगर स्टेट लेवल पे वो काम हो जाता है, जैसे छोटे मोटे अगर आपदाएँ आती हैं तो उसके लिए ये एजेंसी वर्क नहीं करता, थोड़ा बहुत हेल्प कर देता है। लेकिन बड़े लेवल पे जब आपके खतरा आता है या आपदा आती है, तो नेशनल लेवल पे ये एजेंसी क्या करती है? स्टेट लेवल की एजेंसियों को, देखो पहला जो काम है, सबसे पहले किसी भी आपदा से अवेयरनेस आपके स्टेट लेवल को जाती है। ठीक है, स्टेट लेवल से जब वो हैंडल नहीं हो पाता है, तब आपका नेशनल लेवल उस पर वर्क करता है। तो वही कह रहा है कि एनडीएमए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यह आपदाओं के गंभीर प्रभाव से निपटने के लिए नीतियाँ और दिशा निर्देश तैयार करता है। जहाँ पे इसकी देखो, जब अगर स्टेट लेवल के कंट्रोल में होता है तो ये वर्क नहीं करता है, ये किसी भी नीति को या दिशा निर्देश को निर्धारित नहीं करता। लेकिन जब उसके स्टेट लेवल के कंट्रोल में नहीं होता तो ये नीतियाँ बनाता है, दिशा निर्देश जारी करता है, और उस हिसाब से आपका स्टेट लेवल वर्क करता है, या एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मिलके काम करती है। इस अधिनियम ने कह रहा है कि इस अधिनियम के अनुसार एनडीएमए में 9 सदस्य हो सकते हैं। एनडीएमए में क्या होते हैं? तो 9 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 5 वर्ष के कार्यकाल वाला एक अध्यक्ष भी शामिल होता है। वो अध्यक्ष कौन होता है? तो वो अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, जो एनडीएमए का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ये आप लोग माइंड में रखोगे। उसके बाद है एनईसी राष्ट्रीय कार्यकारी समिति। एनईसी राष्ट्रीय कार्यकारी समिति यह पूरे देश के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करती है और इसकी वार्षिक समीक्षा सुनिश्चित करती है। ठीक है, उसके बाद है एसडीएम में, यानी कि एसडीएम ये आपका स्टेट लेवल का है। स्टेट लेवल का है, यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या राष्ट्रीय अधिकारियों द्वारा निर्देशित आपदा प्रबंधन योजना की पूर्व योजना के बारे में सभी राज्यों को बारीकी से दिखाता है या देखता है, कह सकते हैं कि। और इसमें जो आपका जो नेशनल लेवल पे, देखो जो नेशनल लेवल पे फोर्स वर्क करती है उसको एनडीआरएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? एनडीआरएफ। और जो स्टेट लेवल पर
फोर्स जो बल है, जो फोर्स है वो वर्क करती है, उसको एसडीआरएफ कहते हैं। इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी आप लोग अच्छे से याद कर लेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ। तो कह रहा है कि एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, यह एक विशेष बल है जो आपदाओं के दौरान जीवित बचे लोगों की सहायता के लिए गठित की जाती है, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे एनडीएमए के बारे में थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि ये शीर्ष निकाय है, या कह सकते हैं कि सबसे बड़ी एजेंसी है जो आपके आपदा का प्रबंधन करने में सहायता करती है, सबसे बड़ी अथॉरिटी है कह सकते हैं। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसके अंतर्गत देखो, इसके अंतर्गत जो फोर्स वर्क करता है उसको एनडीआरएफ कहते हैं। एनडीआरएफ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत प्रचलन में रहता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कह रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय है, यानी कि सबसे बड़ा, सबसे उच्च स्तर का वैधानिक या कह सकते हैं कि कानूनी निकाय है, प्राधिकरण है, एजेंसी है, ठीक है। एनडीएमए का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा कह रहा है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय की एक एजेंसी है। ये किसकी एजेंसी है? तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय की एजेंसी है, जिसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि जिसका काम प्राकृतिक आपदाओं या मानव निर्मित आपदाओं के आने पर किए जाने वाले कार्यों में समन्वय स्थापित करना तथा उनसे लड़ने के लिए क्षमता निर्माण करना। इसका औपचारिक रूप से गठन 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष और 9 अन्य सदस्य होंगे। इनमें से एक सदस्य को उपाध्यक्ष पद दिया जाएगा, ठीक है। इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और आपके अन्य 9 सदस्य होते हैं, ठीक है। और जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। अभी आपके एनडीएमए के अध्यक्ष कौन होंगे? तो आपके श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी होंगे, ठीक है। अब ये एक टर्म है, ठीक है, अधिदेश, इसको भी समझ लेंगे क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य, अधिदेश का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो अधिदेश का प्राथमिक उद्देश्य प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के दौरान प्रतिक्रिया में समन्वय कायम करना और आपदा प्रत्यास्थ यानी कि आपदाओं में लचीली रणनीति व संकटकालीन प्रतिक्रिया हेतु क्षमता निर्माण करना है। आपदाओं के प्रति समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए आपदा प्रबंधन हेतु नीतियाँ, योजनाएं और दिशा निर्देश तैयार करने हेतु यह एक शीर्ष निकाय है, ठीक है। इसमें क्या होती है? तो इसमें नीतियों का निर्धारण होता है कि किस तरह से आपदाओं से निपटा जा सके। उसके बाद है विजन। एक समग्र कह रहा है कि एक समग्र अग्र सक्रिय तकनीक संचालित और संवहनीय विकास रणनीति के द्वारा एक सुरक्षित भारत बनाना, जिसमें किसी भी हितधारकों की मौजूदगी हो तथा जो रोकथाम, तैयारी और शमन की संस्कृति का पालन करती हो। ये विजन के द्वारा कहा गया है, उद्देश्य के द्वारा कहा गया है। अब कह रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का विकास। अब इसका विकास कैसे हुआ वो देख लेते हैं। तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए को राष्ट्रीय प्राथमिकता का महत्व देते हुए भारत सरकार ने अगस्त 1999 में एक उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी और वर्ष 2001 के गुजरात भूकंप के बाद एक राष्ट्रीय कमेटी का गठन आपदा प्रबंधन की योजनाओं पर तैयारी की सिफारिश करने और प्रभावी शमन हेतु सुझाव के लिए किया, ठीक है। ये किस लिए किया? तो गुजरात में 2001 में बहुत भयंकर कह सकते हैं कि भूकंप आया था, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में या कह सकते हैं कि भारी मात्रा में जनधन की हानि हुई थी। ऐसे भुंज करके भूकंप कोई आया था, जिसका नाम उस टाइम पे भुंज में शायद, अभी देखो मुझे ध्यान पे नहीं आ रहा, लेकिन गुजरात में ये आया था, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा धन जन की हानि हुई थी। तो उसके बाद वैसा मंजर फिर ना आए, इसलिए
आपका जो कानूनी तौर पे ये कमेटी को बनाया गया, एनडीएमए को बनाया गया, एनडीएमए को विकसित किया गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अभिलेख में कह रहा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के अभिलेख में प्रथम बार आपदा प्रबंधन पर एक विस्तृत अध्याय है। 12वें वित्त आयोग को भी आपदा प्रबंधन हेतु वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा हेतु अधिदेश दिया गया है, अधिकार दिया गया है, ताकि वो भी इस पर कुछ योजना बना सके, इस पर वर्क कर सके। कह रहा है कि 23 दिसंबर 2005 को भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया। 23 दिसंबर 2005 को भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया, जिसमें प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए और कह रहा है कि संबंध मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसटीएमएस, कह रहा है कि एसडीएमए, ऐसे का एसडीएमए यानी कि स्टेट लेवल पे स्टेट लेवल का जो प्राधिकरण है या कह सकते हैं कि एजेंसी है, वहीं कह रहा है कि एसडीएमए की स्थापना की परिकल्पना भारत में आपदा प्रबंधन का नेतृत्व करने और उसके प्रति एक समग्र एवं एकीकृत दृष्टिकोण कार्यान्वित करने हेतु की गई। ठीक है, कह रहा है कि 23 दिसंबर 2005 को भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया। क्या बनाया? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया। कब बनाया? तो 23 दिसंबर 2005 को बनाया। किसने बनाया? तो भारत सरकार ने बनाया, जिसमें प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए और एसडीएमए, ठीक है, एनडीएमए और एसडीएमए की स्थापना की परिकल्पना की गई। परिकल्पना की गई यानी कि अभी ये बना नहीं था, अभी ये दिमाग में आया था, कल्पना हुई थी। भारत में आपदा प्रबंधन का नेतृत्व करने और उसके प्रति एक समग्र एकीकृत दृष्टिकोण कार्यान्वित करने हेतु की गई। ठीक है, परिकल्पना बनाई गई ताकि ये एसडीएमए और एनडीएमए जो भी डिजास्टर हैं, जो भी आपदाएं हैं, उनको मैनेज करने का कार्य कर सके, उस पर नीतियाँ बना सके। ठीक है, कह रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य तथा उत्तरदायित्व। अब उसके कार्य, एनडीएमए के कार्य, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को स्वीकृति देना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को स्वीकृति देना, आपदा प्रबंधन हेतु नीतियाँ तैयार करना, राष्ट्रीय योजना के अनुसार केंद्र सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा बनाई गई योजनाओं को स्वीकृत करना, ऐसे दिशा निर्देश तैयार करना जिनका अनुसरण कर राज्य के प्राधिकरण राज्य योजना तैयार कर सकें। ठीक है, ये सब किसके कार्य हैं? तो आपके एनडीएमए के कार्य हैं। ऐसे दिशा निर्देश तैयार करना जिनका अनुसरण केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा आपदा की रोकथाम के उपायों को एकीकृत करने या आपदा प्रभाव के शमन हेतु अपनी विकास योजनाओं की ओर परियोजनाओं में किया जा सके। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि आपदा प्रबंधन नीति एवं योजना के प्रवर्तन और कार्यान्वयन में समन्वय करना, शमन के लिए नीतियों के प्रावधान की सिफारिश करना, ये सब आपका किसका है, किसके वर्क हैं? तो आपके एनडीएमए के कार्य हैं। अन्य देशों कह रहा है अन्य ऐसे देशों को जो कि बड़ी आपदाओं से प्रभावित होते हैं, ऐसी सहायता देना जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की गई हों। भयावह आपदा स्थितियों या आपदाओं से निपटने हेतु रोकथाम या शमन या तैयारी और क्षमता निर्माण के ऐसे अन्य उपाय अपनाना जिन्हें वो आवश्यक समझें। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की कार्य पद्धति हेतु व्यापक नीतियाँ और दिशा निर्देश तैयार करना, ये सब आपके एनडीएमए का कार्य है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि उन बच्चों को भी टाइम से मिल जाए जिनको इसकी आवश्यकता है। अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। अगेन मैं कह दे रही हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना क्योंकि मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।